फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपके सामने किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए बिल्कुल नहीं आई हूं। आज अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूं। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा जब मैंने इंग्लिश बोलना सीखा। इट मींस जब मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी तब मेरा एक्सपीरियंस क्या था और जब मुझे आने लगी वो एक्सपीरियंस क्या था। तो आज मैं ये दोनों ही टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने आई हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। भारत में कम से कम 80% लोग तो ऐसे ही होंगे जिनको इंग्लिश बोलनी आती नहीं है। यदि आती भी है तो विदाउट कॉन्फिडेंस, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता वो कि किसी के सामने इंग्लिश बोल सके। आता तो बहुत कुछ है लेकिन अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, यही टॉपिक है जो मेरे साथ में हुआ। मैं आज आपके सामने वो सभी बातें स्टेप बाय स्टेप बोलने के लिए आई हूं। तो पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। हो सकता है जो मेरी कहानी है वो आपकी भी कहानी कहीं ना कहीं रही होगी। तो मैं स्टार्ट करती हूं अपनी इंग्लिश सीखने की जर्नी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था और मेरे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। फ्रेंड्स, जब मैंने इंग्लिश स्टार्ट की थी उससे पहले मैं आपको अपना पूरा बैकग्राउंड बताना चाहूंगी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। मेरा बैकग्राउंड कोई इंग्लिश मीडियम का नहीं था। मेरी पूरी एजुकेशन, होल एजुकेशन मेरी हिंदी मीडियम से हुई थी। हिंदी मीडियम से होने के बावजूद भी मैंने एमए, इट मींस पीजी मैंने इंग्लिश लिटरेचर से किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इंग्लिश के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। इंग्लिश इज द पार्ट ऑफ पार्सल फॉर द सक्सेस। इंग्लिश को सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा जाता है, समझा जाता था और समझा जाता है भी है। तो जब मैंने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ना शुरू किया तो मुझे कुछ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन लिटरेचर का मतलब क्या होता है? ओनली राइटिंग वर्क। आपको एक्सप्रेशन देना है लेकिन आपको बोलना नहीं है। ओनली जो आप सोच रहे हैं वो केवल लिखना है। तो उसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश सच में बहुत ही ईजी होती है। लोगों ने इसका फालतू में ही एक हवा बना के रख दिया कि इंग्लिश बहुत टफ होती है। मैंने इंग्लिश में एमए कर लिया और मुझे अच्छे मार्क्स भी मिल गए। तो जब इंग्लिश से एमए करने के बाद में मैं किसी स्कूल में इंटरव्यू के लिए गई तो वहां पर मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। सभी इंग्लिश में पूछे गए। ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, मैं है ना कुछ ही क्वेश्चंस के आंसर दे पाई थी और जो आंसर्स भी दिए मैंने वो भी रुक रुक के स्टैमरिंग कर करके मैंने वो आंसर दिए। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? एमए इंग्लिश से करने के बाद में जो एक्सपेक्टेशन की जाती है वो ये की जाती है कि उसको इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंसी में आती होगी। लेकिन मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी इंग्लिश कैसी थी? एकदम टूटी फूटी। या जहां पर मैं फ्लुएंसी में बोलना भी चाह रही तो मेरी स्टैमरिंग हो रही थी, मैं रुक रही थी, मुझे घबराहट हो रही थी, मुझे पसीना आ रहा था इंग्लिश बोलने के लिए। चूंकि मैंने एमए इंग्लिश से किया था इसलिए सामने वाले ने सोचा इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि मेरी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मुझे बोलना बिल्कुल भी नहीं आता और जो कुछ मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा था उसका यूज मुझे मेरे कैरियर बनाने में बिल्कुल भी कहीं पर भी होने वाला नहीं है। तो मैं उसके बाद में इंटरव्यू देके जब घर लौट कर आई तो मैंने सोचा कि क्या हो सकता है, मैं किस प्रकार से अपने आप को इंप्रूव कर सकती हूँ। उसके बाद में मैंने क्या किया, ऑब्वियसली जो सभी करते हैं वही मैंने किया। डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए। पहले मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। उन्होंने मुझे बोला था कि आप 1 महीने में बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, आप ट्रेंड हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, तुरंत फीस भर दी और इंग्लिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। 1 महीने तक मैंने वो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। वहां से जो भी मुझे नोट्स दिए जाते थे, राइटिंग दी जाती थी, मैंने वो सब कंप्लीट की। लेकिन 1 महीने के बाद का रिजल्ट मुझे क्या मिला? मुझे रिजल्ट मिला 0, 0 रिजल्ट मिला। जब मैंने लोगों के सामने बोलने के लिए गई मैं तो मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से हिल गया। विल पावर नहीं थी मैं अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकूं। बोलना तो बहुत कुछ चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। क्यों नहीं बोल पा रही थी ये मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं मुझसे या उस इंस्टीट्यूट से गलती हुई है जहां पर मैंने कोचिंग ली थी। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो कैरियर बनाना था, मुझे कहीं ना कहीं जॉब करनी थी। और जॉब के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है फ्रेंड, आज के टाइम पर आपको कुछ नहीं आता लेकिन यदि आप इंग्लिश में बात कर सकते हो तो ऐसा समझा जाता है यू आर द बेस्ट स्कॉलर पर्सन इन द वर्ल्ड। आप संसार के सबसे बुद्धिमान आदमी हो, ऐसे ही समझा जाता है। तो मैं अब क्या करूं? जॉब के लिए मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मैंने क्या करना, आगे जाके मैंने बीएड भी कर लिया क्योंकि पीजी के साथ में बीएड होना कंपलसरी होता है यदि आप टीचिंग में जाना चाहते हैं। ओके, बीएड होने के बाद में मुझे किसी भी तरीके से कॉन्वेंट स्कूल में एक जॉब मिल गई। जॉब मिलने के बाद में मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रही थी। जब
मैंने वहां पर एटमॉस्फेयर देखा, कॉन्वेंट स्कूल था तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि सभी लोग इंग्लिश में बात करेंगे, बच्चे भी इंग्लिश में बोलेंगे, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि जो टीचर्स बोलते थे वही बच्चे सुनते थे, वही बोलते थे, लेकिन टीचर जो बोलते थे उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती थी, और बच्चे तो क्या थे, सुन सुन के रट लेते थे, लेकिन उनको समझ में कुछ भी नहीं आता था, उनके जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर ही नहीं होते थे। तो मुझे समझ में आ रहा था कि टीचर मिस्टेक कर रहे हैं, बच्चे भी वही मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण मैं ये बात उनके सामने रख ही नहीं पाती थी, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन वहां पर भी नहीं मिल रहा था। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ सालों के बाद में वहां पर मैं जॉब करती थी, उस स्कूल की जॉब मैंने छोड़ दी, लेकिन छोड़ने के बाद में भी मुझे एक ऐसे इंस्टीट्यूट की तलाश में थी जहां पर मुझे एक ऐसे स्पीकिंग का एटमॉस्फेयर मिल सके जहां पर हम जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स वहां पर इंग्लिश बोलना सीख सके। तो आखिर मेरी मेहनत रंग लाई और सच में मुझे एक ऐसा इंस्टीट्यूट मिल गया जहां से मुझे इंग्लिश सीखनी आ सकती थी। वो इंस्टीट्यूट का नाम था वीटी शिंदे इंस्टीट्यूट या यू कैन स्पीक इंस्टीट्यूट, जो कि 1972 से ऐसे बच्चों को इंग्लिश सिखाते हुए आ रहे थे जो बिल्कुल ग्रामीण भाग से संबंध रखते थे। तो मैंने वहां पर एज ए टीचर वहां पर मैंने 5 साल पहले ज्वाइन किया, और वहां पर ज्वाइनिंग करने के साथ में मैंने एज ए टीचर ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे वहां पे सच में सीखने को बहुत सारे मेथड्स मिले, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था स्ट्रक्चर मेथड। स्ट्रक्चर मेथड था या ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम 1 मिनट में 60 सेंटेंसेस बना सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर बैठ के। इट मींस उसके लिए आपको किसी भी टीचर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। स्ट्रक्चर मेथड बोलता है कि आप अपने टीचर खुद ही बन जाओ, आप अपने आप प्रैक्टिस करो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस वो स्ट्रक्चर मेथड ऑटोमेटिकली डेवलप कर देता है। इट मींस जो काम इंस्टीट्यूट में टीचर या गुरु करता है वही काम स्ट्रक्चर मेथड अपने स्टूडेंट से करवा कर ले लेता है। तो मैंने भी सच में इसका एक्सपीरियंस देखा जब बच्चों के साथ में मैंने बात करना शुरू किया, क्योंकि उनको स्ट्रक्चर मेथड पहले से ही मालूम था, क्योंकि वहां पर सर उनको पढ़ाते हुए आ रहे थे और वो मेथड खुद ही उनको समझ में आ रहा था। तो वो बहुत ही फास्टली इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रहे थे, क्योंकि वो ग्रामीण भाग से आकर के भी इतना अच्छे से बोल रहे थे। तो मैं शॉक्ड हो गई, हाउ इज इट पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल हुआ स्ट्रक्चर मेथड के कारण। मैंने 1 मिनट में 60 सेंटेंसेस बनाए, उनकी प्रैक्टिस की, लेकिन मैंने उसके साथ में 600 स्ट्रक्चर्स की भी प्रैक्टिस की, उनको रट लिया। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण जो मेरे डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। मुझे सेंटेंसेस बनाना बहुत ही आसान लगने लगा, क्योंकि मैंने 600 स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस की थी। इसी 600 स्ट्रक्चर में एक्टिव पैसिव वॉइस थे, मॉडल्स की प्रैक्टिस कैसे करना, ये सभी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर किया गया था। स्ट्रक्चर मेथड ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है जिसमें केवल रूल्स होते हैं या फॉर्मूलाज होते हैं, बल्कि स्ट्रक्चर मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें आपको सेंटेंस कैसे बनाना है ये सिखाया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है प्रैक्टिस कैसे की जाए ये सिखाई जाती है, क्योंकि स्पीकिंग के लिए हमें प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और जिस मेथड से आप प्रैक्टिस ही नहीं कर सके वो मेथड से आप कभी भी इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, जो स्ट्रक्चर मेथड हमें बहुत अच्छे से सिखाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, स्ट्रक्चर मेथड यदि आपको बहुत ही अच्छे से आ गया, वो क्या होता है इसके बारे में हमने डिटेल में बताया हुआ है। स्ट्रक्चर मेथड यदि आपको अच्छे से आ गया तो आप उसके बाद में ट्रांसलेशन मेथड बहुत ही इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर मेथड में ही आपको ट्रांसलेशन सिखाया जाता है। ट्रांसलेशन मेथड का एक सबसे ड्रॉबैक जो हमारे क्रिटिसिस्ट बताते हैं वो ये बोलते हैं इससे स्पीड स्लो हो जाती है, लेकिन थोड़े टाइम तक स्पीड स्लो रहती है, बाद में जैसे ही आप में अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगती है या बढ़ने लगती है। आप यदि स्ट्रक्चर मेथड और ट्रांसलेशन मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, दोनों ही सीख लेते हैं, तो डायरेक्ट मेथड आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इसके लिए मैं 2 ही सेंटेंस में आपको बताऊंगी। आप लैंग्वेज बोलते हैं, आपकी जो भी मदर टंग होगी, जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है, मैंने हिंदी बोलने के लिए कहीं भी कोचिंग क्लास नहीं ली थी, किसी भी ग्रामर को नहीं सीखा था, बस मुझे सुन सुन करके मुझे मेरी लैंग्वेज बोलना आ गई थी। यदि आपके पास में एटमॉस्फेयर है तो आप डायरेक्टली किसी भी लैंग्वेज को बोल सकते हैं। इंग्लिश भी इसी से ही बिलोंग करती है, लेकिन हम इंडिया में रहते हैं, हमारे पास में ऐसा एनवायरमेंट मिलना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ता है। स्ट्रक्चर मेथड, ट्रांसलेशन मेथड और उसके बाद में डायरेक्ट मेथड पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने किस प्रकार से इंग्लिश बोलना सीखी थी। तो फ्रेंड्स, ये मेथड्स के कारण मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया, डेवलप हो गया। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं उसके बाद में मैंने कुछ इंटरैक्टिव टीचिंग भी की राहुल सर के साथ में। तो आपने वहां पर देखा होगा इंटरैक्टिव टीचिंग के कुछ वीडियो हमने अपने यूट्यूब पे भी अपलोड किए हुए, आप वो देख सकते हैं। और मैंने मोर देन 600 स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस की, जिसके आप सभी प्रैक्टिस आप हमारे ऐप में देख सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी ऐप का यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करने बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, लेकिन जो मेरी कहानी थी, जिस तरीके से मैंने इंग्लिश बोलना सीखा, हिंदी मीडियम से आने के बावजूद भी मैंने इंग्लिश बोलना सीखा, वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आप किसी एडवर्टाइजमेंट का इसको पार्ट बिल्कुल भी मत समझिए। सेंटेंसेस मुझे बनाने आ चुके थे, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम और थी जो रह गई थी, वो थी वर्ड पावर कैसे बढ़ाई जाए, शब्दकोश को मैं किस प्रकार से बढ़ाऊं। तो ये भी हमारे इंस्टीट्यूट में मुझे सिखाया गया कि वो कैसे
कैसे किया जाए। तो इसके लिए छोटे छोटे मैंने पैराग्राफ्स पढ़ने शुरू किए, छोटे छोटे कंपोजिशंस पढ़ने शुरू किए, सेंटेंसेस पढ़ने शुरू किए जो मुझे अभी तक पढ़ने नहीं आते थे, और साथ में उसके बाद में मैंने डिस्कशन किया, और आफ्टर दैट मैंने न्यूज़पेपर किस प्रकार से पढ़ा जाए ये भी हमारे इंस्टीट्यूट में हमें सिखाया गया। इन सबको पढ़ने के बाद में क्या हुआ कि जो वर्ड्स आते थे, जो टफ वर्ड्स आते थे, मैं उसको अंडरलाइन करती थी और उनको मैं सेंटेंसेस में बनाने की कोशिश करती थी। इसके कारण क्या हो गया कि मेरी जो शब्दकोश था वो बढ़ता चला गया। और उसके बाद में फ्रेंड मैंने लिसनिंग भी करना शुरू किया, क्योंकि लिसनिंग करके मैं उनकी तरह से ही एक्टिंग करने लगी। वो जो वर्ड्स पर फोकस करते थे मैं उसी वर्ड को लिखने लगी, फोकस करके उनको बोलने लगी थी। और इन सब के बाद में इट मींस फ्रेंड अपना शब्दकोश बढ़ाने के बाद में, लिसनिंग के बाद में, रीडिंग के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट था राइटिंग। अब आप बोलेंगे कि राइटिंग की जरूरत क्या पड़ती है? फ्रेंड्स राइटिंग की भी जरूरत पड़ती है। मैंने क्या किया राइटिंग करने के लिए? मैंने ऐसा नहीं कि स्पीकिंग सीखनी तो पूरा मैंने राइटिंग करना शुरू किया। मैंने कुछ एक ही स्ट्रक्चर को पहले अपने नोटबुक पर लिखा, उसकी जोर जोर से प्रैक्टिस करने लगी। फिर मैंने वहां पर क्या किया कि जो वर्ब्स थे ये जो सेंटेंस थे उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करने लगी, लेकिन एक ही बार मैंने राइटिंग की और मोर देन सेंटेंसेस बनाने की उससे कोशिश करने लगी। राइटिंग के साथ में मुझे ओरली भी वहां पर बोलना आने लगा। अब एक प्रॉब्लम और आ रही थी, वो थी अभी तक मुझे सेंटेंसेस अच्छे से बनाने आ गए थे, मेरी जो शब्दकोश था वो वोकैबुलरी थी वो भी इंप्रूव हो चुकी थी, लेकिन अब मैं डिस्कशन किसके साथ में करूं? क्योंकि स्ट्रक्चर मेथड क्या बोलता है कि अपने टीचर आप खुद बन जाओ, लेकिन टीचर बनने के साथ में कोई स्टूडेंट तो चाहिए ना हमें। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट लिया, जैसे आप देख रहे हैं ना पेन, मैंने इसको अपना पार्टनर बना लिया। मैंने इसके साथ में बोलना शुरू किया, हाय, हेलो, हाउ आर यू। तो ये मुझे आंसर कुछ नहीं देता था, लेकिन इसके आंसर भी मैं ही करने लगी। और इसके बाद में मैंने सबसे अच्छा सोचा कि मिरर को ले लूं, मैं एक कांच को ले लूं जिसके साथ में मैंने बोलना शुरू किया। मेरी बोलने का जो लहजा था, स्टाइल थी, तो वो सभी मैंने अपने आप को मैं ऑब्जर्व कर पा रही थी कांच के सामने। फिर मैंने अपनी बेटी का सहारा लिया, उसके साथ में भी मैंने बोलना शुरू किया, जिसके कारण उसकी भी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होने लगा था। तो फ्रेंड्स आपने देखा घर बैठकर ही मैंने बिना किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए हुए, बल्कि एक केवल हम एक बोलते ना एक सहारा लेकर के मैंने इंग्लिश बोलना सीख लिया था। और इन सबसे पहले यदि आप मुझे देखेंगे, इस सबसे पहले इररेफरेंसली पहले मैं क्या करती थी, किसी भी वीडियो को ओपन करती थी, उसको देखती थी, बिना सिलेबस के मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही थी। उसके कारण मेरे 15 to 20 ईयर्स मेरे वेस्ट हो गए। लेकिन जब मैंने इस इंस्टीट्यूट को देखा, ज्वाइन किया, बच्चों को मैंने टीच किया और बच्चों के साथ में इंटरेक्शन किया, तब मुझे समझ में आया कि सच में मैंने अपनी जिंदगी का जो बेशकीमती टाइम था वो मैंने केवल क्या किया कि इस बिना सिलेबस के इररेफरेंसली वीडियो देख करके किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करके मैंने वेस्ट कर दिया था। लेकिन जब मैंने 5 साल पहले इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और यहाँ पर मुझे समझ में आया कि किस तरीके से सीखना चाहिए, सिखाना नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम किसी को सिखा नहीं सकते। ये सभी चीजें मुझे यहाँ पर सिखाई गई। मैंने कितनी भी इंग्लिश बोलना सीख ली होती, कितने भी मेरे अंदर वर्ड पावर स्ट्रांग हो गई होती, लेकिन यदि मेरे अंदर एक क्वालिटी नहीं होती तो मैं बोल ही नहीं सकती थी। वो क्वालिटी क्या थी? वो क्वालिटी थी शाइनेस। मुझे अपने अंदर से शर्म को हटाना था, और ये बिल्कुल नहीं सोचना था कि मैंने एमए इंग्लिश से किया है और मैं आप लोगों के सामने कैसे बोलूंगी या मैं बच्चों के सामने कैसे बात करूंगी, क्योंकि मेरी क्वालिटी तो मेरी डिग्री बहुत ऊंची थी। मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया। मैंने शाइनेस, जो मेरे अंदर शर्म थी, वो मैंने निकाल दिया और मैं बिल्कुल ये सोचना बंद कर दिया कि सामने वाला मुझ पर क्या रिएक्शन देगा यदि मैं गलत बोलती हूं तो। क्योंकि क्या होता है, हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते? मेनली रीजन क्या होता है, हम ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, और यदि हम गलती ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? क्योंकि घोड़े पर सवारी गिरता है, जब तक सवारी नहीं करोगे तो गिरोगे कैसे? पैदल चलने वाला थोड़ी कभी नीचे गिरने वाला है। तो जब तक आप इंग्लिश नहीं बोलोगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने किया, शाइनेस हटा दिया था, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आई थी और मुझे ऐसा पक्का विश्वास कर लिया था, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन थिंक इन इंग्लिश। तो इस टॉपिक पर भी मैं आगे वीडियो बनाने वाली हूं, लेकिन अभी आपको यही सोचना है कि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश को सोच सकते हैं, इंग्लिश को महसूस कर सकते हैं। ये सब कैसे करना है? इसके लिए केवल एक ही ऑप्शन है कि आपके अंदर की जो शाइनेस है, जो शर्म है, वो हटा देनी है, कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना है, और ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा जब आप इंग्लिश बोलते हैं। तो फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं लास्ट में बोलना चाहती हूँ, जो गलतियां मैंने की थी, एक गलती नहीं की थी, हजारों गलतियां की थी इंग्लिश सीखने के लिए। इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, 1 महीने में इंग्लिश सीखना था या 90 आवर्स में इंग्लिश सीखना था, उसी के पीछे मैं भागती चली गई। तो अपनी जिंदगी के 15 से 20 साल मैंने इंग्लिश सीखने में वेस्ट कर दिए। इररेफरेंसली मैंने डिफरेंट टाइप के वीडियोस देखे। आप प्लीज ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। किसी भी एक सिलेबस को पकड़िए, उसको फॉलो कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बिल्टअप कीजिए। क्योंकि क्या होता है, यदि आपके पास सिलेबस है, हम ये नहीं बोलते कि आप हमारी एकेडमी को ही ज्वाइन कीजिए, लेकिन आप जिस भी एकेडमी को ज्वाइन करते हैं उसके पास में कंप्लीट सिलेबस है कि नहीं, ये पहले आप चेक कीजिए। नहीं तो आपकी भी जिंदगी के ऐसे बहुत सारे साल वेस्ट हो सकते हैं। मुझे तो सही टाइम पर राह मिल गई थी, हो सकता है आपको ना मिले। तो फ्रेंड्स मैं
आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो कीजिए, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके, विल पावर बढ़ सके, और लास्ट में साइनेस को छोड़ दीजिए इंग्लिश बोलने के लिए। और फ्रेंड्स, मैं और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाली हूं, जिसमें आपको मैं बताऊंगी किस तरीके से आपके कौन से मेथड्स आपको फॉलो करने हैं, थिंक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश आपको किस प्रकार से करना है। तो ये सभी के लिए आपको ये हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना होगा, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हमारे डिफरेंट कोर्सेज, स्पोकन का कोर्सेज होने दीजिए, ग्रामर का कोर्सेज होने दीजिए, ये सभी हमने अपने ऐप में रखे हुए। आप इसके हमारे कुछ फ्री डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है और किस प्रकार से हमें ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको हमारा सीक्वेंस वाइज स्पोकन का सिलेबस या ग्रामर का सिलेबस चाहिए, तो आज ही हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। आफ्टर इंस्टॉलेशन के बाद में आपको वो दोनों ही सिलेबस दिखेंगे, दोनों ही कोर्सेज आपके सामने आएंगे, और इन दोनों को परचेस करने से पहले आप कुछ फ्री डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड, कि मैंने भी वहां पे बहुत सारी प्रैक्टिसेस की हैं, किस प्रकार से मैंने प्रैक्टिसेस की है, एक्टिविटीज की हैं, ये सभी चीजें आप हमारे ऐप में बहुत ही इजीली देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक सिलेबस को फॉलो कीजिए, शाइनेस को छोड़ दीजिए, और आगे आने वाले वीडियोस भी देखिए। इसके लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एट लास्ट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।